है वो, रामदेव नाम है वो, जिसके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ऐसे आपको करना है और बलवान बनना है, कायर कमजोर नहीं रहना। ये तो बैठक चल रही, इसका नाम है हनुमान बैठक। अभी तो 8वीं बाकी है? ऐसे ऐसे आधा पूरा कर सके तो पूरा। हाँ, फिर क्या? 7वां अध्याय हनुमान बैठक का अगला चरण। ये धीरे करना, मांसपेशियां पूरी मजबूत होगी, हर दिशा से मजबूती। अब किसी की एकाग्रता ज्यादा है और शरीर पर नियंत्रण भी है तो वृक्षासन कर सकते हैं। अब ये सब आपकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, आपका शरीर पर कितना नियंत्रण है। बैठ जाइए, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, चित्त पर, चेतना पर पूर्ण नियंत्रण हो और उसमें पूरी दिव्यता हो। यही तो योग का लक्ष्य ध्येय है। 12 आसनों का भी अभिप्राय यही है कि आपको रोगों से बचाया जाए, जो रोग हैं उनको मिटाया जाए और 100 साल तक आपके स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत बना करके रखा जाए। आपके फिटनेस के लेवल 100 साल तक यदि अच्छी रहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब लंबा जीना चाहते हैं और उस लंबी आयु में किसी को रोग नहीं चाहिए, दुर्बलता नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि 100 साल तक मेरे सिर पर बाल बने रहे, मेरा बाल चमकता हुआ हो, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए। अच्छा, एक बार जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है ना, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि बस ऐसा ही जीना है। अब तो एक बार चश्मा आ गया तो हम सोच लेते हैं कि अब तो इसी के साथ जीना है। एक बार चेहरा कुरूप हो गया, कुरूपता का अभिप्राय को रंग से नहीं है, लेकिन रोग विशेष हो जाते हैं। किसी को आंखों के नीचे काली मां आ जाती है, किसी को झाइयां आ जाती हैं, किसी को फुंसियां हो जाती हैं, फिर किसी का माथा यहां से लेकर के और यहां तक काला पड़ जाता है पूरा। तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। दांत हमारे बेकार शुरू हो जाते हैं, पायरिया आदि बीमारियां हो जाती हैं। एक एक अंग भीतर से कमजोर पड़ने लग जाता है। लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, थायराइड, हार्ट, फेफड़े, और ये कमजोरी का नाम ही बीमारी है। चलिए 12 अभ्यास करते हैं आसनों के, रोज कर लेने चाहिए। भीतर की कमजोरी यही है बीमारी, भीतर का असंतुलन यही है बीमारी। तो योग से भीतर की कोई कमजोरी नहीं रहेगी। पेनक्रियास कमजोर हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी,
किडनी कमजोर हो जाएगी तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, किडनी की बीमारी हो जाएगी। मंडूकासन, एक एक अभ्यास में हम करीब करीब 10 सेकंड तो ठहरा करें, अच्छा रहता है। इससे योग अभ्यास से भीतर की कमजोरी नहीं रहेगी, भीतर का कोई असंतुलन नहीं रहेगा, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस वो किसी भी स्तर पर है, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, दुर्बलता और असंतुलन। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास यही रोग कहलाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए। मैं कह रहा था भीतर की कमजोरी, भीतर का असंतुलन, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस वो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होता है। इसके लिए दवाइयां नहीं होती है मेरे भाई। कमजोरी से अभिप्राय, अब मंडूकासन का अभ्यास हो गया, अब शशकासन। अब भीतर से लीवर वीक है, किडनी वीक है, आंतें वीक हैं, पेनक्रियाज वीक है, फेफड़े वीक हैं, हार्ट वीक है, थायराइड वीक है, हड्डियां कमजोर हैं, चमड़ी कमजोर है। अब चमड़ी कमजोर है इसी का नाम है सोराइसिस, हड्डियां वीक है इसी का नाम है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ये सब हड्डियों की कमजोरी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिस, साइनसाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये फेफड़े की कमजोरी है। शशकासन दो बार कर रहे हैं हम एक एक आसन को, पैर सीधी। भीतर की कमजोरी यही है बीमारी। मैंने कहा चमड़ी कमजोर हो गई तो सोराइसिस हो जाएगा, एक्जिमा का रोग हो जाएगा, लिकोडर्मा हो जाएगा। बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिने पैर को ऊपर से। आप लोगों को भी ये समझाना है। लोगों को मैं समझता हूं कि जिस दिन समझ आ जाएगी, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हमारे गुरुजन कहते हैं, ज्ञान ही समाधान है। अज्ञान ही हमारे रोग का, हमारे शोक का, हमारे दुख का, हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। ज्ञान से ही रोग से, शोक से, दुख से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ज्ञानान मुक्ति हृदि ज्ञानान न मुक्ति ही, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। लोगों को जिस दिन ये ज्ञान हो जाए ना कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, उस दिन सब लोग योग करना शुरू कर देंगे। उस दिन सब योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आएंगे। सब संयम और सदाचार से जीवन जीने लग जाएंगे। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर सब चलेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं को ऊपर से। अब देखिए, योगाभ्यास करते हुए मैं आपको बता रहा था, चमड़ी कमजोर हो गई तो उस वही बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए, वही बीमारी है। चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो लंग फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी जिस पर आदमी को ऑक्सीजन पर आना पड़ता है। अब हार्ट भीतर से कमजोर हो गया, हृदय भीतर से दुर्बल पड़ गया। अब हृदय की दुर्बलता से क्या हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट के वाल्व सिकुड़ने लगे या उनके अंदर ब्लॉकेज आ गए। जिस फोर्स से उसको ब्लड को पंपिंग करना चाहिए, अब उस फोर्स से पूरा पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो अंदर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ऑक्सीडेंट्स जमा हो गए, जिसको ब्लॉकेज कहा जाता है, और कुछ भी नहीं। हृदय की कमजोरी ही हृदय रोग है। और हम जो दवाइयां देते हैं ये क्या काम करती है? आपसे पूछते होंगे लोग, भाई आप जो हृदयामृत दे रहे हो ये क्या काम करती है? आप जो च्यवनप्राश दे रहे हो हमको अस्थमा के लिए, दमा के लिए, लंग फाइब्रोसिस के लिए, एलर्जी के लिए, ये च्यवनप्राश क्या काम करता है? दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर सीधा। अब जो त्रिकुटास्थित प्लादि, प्रवाल, अभ्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती आदि दे रहे हो फेफड़े के लिए हमको, ये क्या काम करती हैं? ये फेफड़े को ठीक करती हैं।
फेफड़े को कैसे ठीक करती है? फेफड़े को ताकत देती है, उसको शक्ति देती है। और फेफड़ा यदि आपका कमजोर नहीं है तो आपको अस्थमा हो ही नहीं सकता। अब मुझे दमा क्यों नहीं है भाई? मेरा फेफड़ा मजबूत है, बस इसीलिए नहीं है। ऐसे घूम जाओ। दाहिने पैर को सीधा रखा, बाएं पैर मोड़। बैठ के चार आसन हो गए, अब लेट करके चार आसन कमर के लिए। अब कमर का रोग क्या है? कमर का रोग है कमर की कमजोरी। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, मांसपेशियां कमजोर हो गई तो क्या हो गया? स्लिप डिस्क का रोग हो गया, एशियाटिका का रोग हो गया, लोमोस्प्लाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। हम योग करा करके, आयुर्वेद की दवाइयां दे करके इस कमजोरी को ठीक कर देते हैं। चंद्रप्रभावटी दी, शिलाजीत, रसायन का सेवन कराया, उसकी मांसपेशियां और ही ज्यादा, मसल्स वीक थे तो उसको अश्वशिला कैप्सूल दे दिया या अश्वगंधा का ही कैप्सूल दे दिया। सबको सब चीजें अनुकूल नहीं पड़ती। आयुर्वेद में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दवाई को देते समय कहते हैं उसका बल अबल देखना चाहिए। आदमी दुर्बल है, उसका भार कम है, ज्यादा है, उसको बीपी शुगर तो नहीं है, वो बहुत मोटा बहुत दुबला तो नहीं है, दवाई देते समय देखना चाहिए इसको एसिडिटी तो नहीं है, वात पित्त कफ में कोई दोष का असंतुलन तो ज्यादा नहीं है। बला बल का और भीतर के असंतुलन का उसको पता होना चाहिए, किस स्तर का असंतुलन है। इम्बैलेंस तो है भीतर से, वीकनेस तो है, लेकिन उसका लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो उसको दवाई देने से पहले सोचना चाहिए कहीं इसको ये दवाई देने से और ज़्यादा तो इसको एसिडिटी नहीं बढ़ जाएगी। मैं कह रहा था भीतर का असंतुलन। अब हड्डियों के लेवल पर ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल का जो इम्बैलेंस है, उसी से तो ये मैंने कहा आपको कि ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस के रोग हो जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म बॉडी का इम्बैलेंस हो गया, उससे क्या हो गया? मोटापा हो गया है, दुर्बलता, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड। वात पित्त कफ का असंतुलन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का असंतुलन।